हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि हम लोग वेक्टर के लास्ट पायदान पे पहुंच रहे हैं, प्रक्षेप गति की तरफ पहुंच रहे हैं। तो प्रक्षेप गति क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जब हम लोग किसी पिंड पर, कोई पिंड मान लीजिए मोशन में है, गति कर रहा है, और जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण, आप लोग एक्सीलरेशन जानते हो क्या होता है? एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो कह रहा है जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा सदैव पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर रहती है। अर्थात अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई सपोज दैट एक कार है, ये मोशन में है, हम पिंड को कार मान लेते हैं, ये गति कर रहा है, और गति कर रहा है तो गति क्यों कर रहा है? वेग में परिवर्तन होगा। कह रहा है ऐसे एक्सीलरेशन, ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे, ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे कि जिसकी दिशा सदैव पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर। अर्थात ये जो पिंड है, ये कार है, इसके ये वेग v से अगर ये आगे बढ़ रहा है और इसकी दिशा जो है इस डायरेक्शन में है, तो त्वरण भी जो a होगा उसकी दिशा इसी डायरेक्शन के समांतर होगी। क्या कह रहा है? जब कोई पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे, मान लीजिए पिंड है, कार को हम पिंड मान लेते हैं, ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है v वेग से, तो जो त्वरण है उसकी दिशा वेग के दिशा के समांतर हो, ये कह रहा है, जिसकी दिशा सदैव पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर रहती है। तो पिंड के वेग का परिमाण, अब ये वेग वेलोसिटी परिमाण समय के साथ साथ बदलता है। आप गाड़ी लेके जाते हो, कहीं कोई गाड़ी जा रही है, रोड पे जा रही है, तो वेग में परिवर्तन तो होता ही रहता है। किसके कारण होता है? त्वरण के कारण होता है। आप लोग खुद जानते हो, बाइक चलाते हो, बाइक का एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेशन, अर्थात एक्सीलरेटर को हम जो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एक्सीलरेशन त्वरण को बढ़ाते हैं, वेग बढ़ता है, घटाते हैं तो वेग घट जाता है। कहने मतलब है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेग ये बदलेगा, समय के साथ साथ वेग बदलेगा। वेग के परिमाण मतलब इसके वैल्यू, इसका मान जो आएगा, परिमाण कह रहा है वेग का परिमाण समय के साथ साथ बदल जाता है, बदलता जाता है, अर्थात समय के साथ साथ बदलता जाता है। कुछ समय पर कुछ वेग होगा, कुछ समय पर कुछ वेग होगा, परंतु दिशा क्या हो रहती है? वही रहती है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है कि ऐसे एक्सीलरेशन के अंतर्गत वो गति करे कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगा, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, माने प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। वो क्या हो? ये क्या है? ये पिंड का वेग का डायरेक्शन है, ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। लेकिन ये वेग का परिमाण समय के साथ साथ बदलता जाता है, लेकिन दिशा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ऐसे गति को, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। हम इसको क्यों बता दिए? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, तो बहुत सारी चीजें निकाला जाएगा। लेकिन अब उसके लिए जानने से पहले तो हमें जानना होगा ना, रिजुरेखीय गति क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है रिजुरेखीय गति होता है, जो सीधे चलता है, स्ट्रेट चलता है। लेकिन स्ट्रेट चलता है तो उसके वेग के परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होता है, समय के साथ बदलता है, क्योंकि एक्सीलरेशन के कारण। एक्सीलरेशन आप लोग खुद जानते हो। और लेकिन एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो वेग के डायरेक्शन के समांतर होगा। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, रिजुरेखीय गति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में, आप लोग जानते हो अगर कोई चीज ऊपर फेंका जाता है तो वो अंडर ग्रेविटी के कारण उस पर एक एक्सीलरेशन लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो नीचे की तरफ होता है ना। तो कहने का मतलब जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा, ऊर्ध्वाधर क्या है? अब जैसे मान लीजिए ये क्या ऊर्ध्वाधर है,
ये ऊर्ध्वाधर दिशा है। कह रहा ऊर्ध्वाधर से भिन्न, तो अब क्या होगा, जैसे ऊर्ध्वाधर, ये मान लीजिए अगर ये आपका अक्ष है, कोई पिंड फेंका जाए ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऐसे। अब देखिए ऊर्ध्वाधर तो ये है, इसको ऊर्ध्वाधर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, लेकिन देखिए उससे भिन्न फेंका गया, भिन्न फेंका गया कि नहीं फेंका गया, ऐसे कोई, ये गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति कहलाएगी। क्या है, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, हम मान लेते हैं सपोज दैट ये v है इसका प्रारंभिक वेग, या u है, इनिशियल वेलोसिटी को ऑलरेडी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आप लोग प्रीवियस क्लास लाइक दैट 10th में पढ़ चुके हो, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन a we represented the notation of initial velocity u। ठीक है, तो अब क्या ऊर्ध्वाधर से भिन्न है कि नहीं है, उससे अलग है ना, ऊर्ध्वाधर तो परपेंडिकुलर सीधा जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो कह रहा है जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, हमने प्रारंभिक वेग u दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, हमने प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। अब हम मान लेते हैं कि ये कितने पर, थीटा कोण पर, चलिए हम मान लेते हैं सपोज दैट वो थीटा कोण पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में, अब ये जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ एक तो एक्सीलरेशन लगेगा ही लगेगा, जो नीचे की तरफ लाएगा, नीचे की तरफ, इस पर ग्रेविटी क्या होगी, वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक ना, ये माइनस जी नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा। ऊर्ध्वाधर तल में क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। वक्र पथ पर, वक्राकार, जिगजैग, जैसे वक्राकार मतलब ये, जैसे अगर हम कहते हैं कोई, ये क्या है, कर्व है ना, ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है ना, तो इसमें क्या आपको प्रदर्शित हो रहा है, आप लोग कह सकते हो कि सर देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता था कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शंस इनिशियल वेलोसिटी के, प्रारंभिक वेग के डायरेक्शंस के पैरेलल होता था, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज वेरी टू द आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के कुछ समय अंतराल के बाद वो बदलता रहता है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन से एक्सीलरेशन का नहीं बदलता है। लेकिन जब कभी कोई पिंड प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, वेग का डायरेक्शन, और जिस त्वरण के अंतर्गत, वह त्वरण के अंतर्गत फेंका जाए, किसी कोई एक्सीलरेशन के अंतर्गत अगर चल रहा हो, तो उसकी दिशा, प्रारंभिक दिशा वेलोसिटी की दिशा से परिमाण, उसके वेलोसिटी का परिमाण और डायरेक्शंस दोनों चेंज हो, तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो वक्राकार होता है। तो उसी के एक उदाहरण ये भी है, प्रक्षेप गति भी वक्र पथ पर या वक्राकार गति का एक उदाहरण है, कि जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, तो इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा इसके पथ को, जो पथ मिलेगा उसको क्या कहेंगे, प्रक्षेप पथ कहेंगे। तो आइए अब हम लोग इस पथ का जो है निरूपण करते हैं, ये कैसे बनेगा, क्या होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे फिर इसका बनाते हैं। तो हम लोग ये ऋजुरेखीय और वक्राकार जो है, वक्र ऋजुरेखीय स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ लिए, ऋजुरेखीय गति पढ़े और वक्राकार गति पढ़े। तो जैसे इसमें पता चला क्या कि जब हम, क्या पता चल रहा है कि जब कोई पिंड गतिमान हो, अर्थात ऐसे एक्सीलरेशन के अंतर्गत, ऐसे त्वरण के अंतर्गत वह गतिमान हो कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब वेग का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों समांतर हो, तो कुछ समय बाद, समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो जाता है, ऑब्जेक्ट के वेग में परिवर्तन होता है, परंतु दिशा उसकी नहीं बदलती है। लेकिन जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, देखिए जब हमारा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेग के डायरेक्शन से भिन्न हो, अर्थात पिंड ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो
और उसमें लगने वाले एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन से हो, जो उसकी दिशाएं हो, वो भिन्न हो, तो कुछ समय बाद समय के साथ साथ वेग की दिशा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेग की दिशा और उसका मैग्नीट्यूड दोनों बदल जाएगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में केवल मैग्नीट्यूड बदलता है। क्या है, प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर रहती है। पिंड के वेग का परिमाण समय के साथ, अर्थात वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, उसका मान बदलेगा, लेकिन दिशा नहीं बदलता है। जब दिशा नहीं बदल रहा है, वो जिस रास्ते से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी रास्ते से चला जा रहा है, लेकिन उसके जो है वेलोसिटी का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल है तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये बदल सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा। लेकिन जब हमारा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों भिन्न हो, तो समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बदल जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं बोलते हैं, उसको वक्राकार गति बोलते हैं, वक्र पथ का गति बोलते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में प्रोजेक्ट किया था, फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। तो तल क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर चलता है, गति करता है। इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा उस पथ को प्रक्षेप पथ कहेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑफ पाथ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब हम कोई एक ऑब्जेक्ट लें और उसे परपेंडिकुलर से थोड़ा सा डायरेक्शन का चेंज करके हम लोग प्रोजेक्ट करें, फेंके तो क्या होता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग ये एक क्षैतिज हम रेखा खींच दें, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऊर्ध्वाधर है, यहां से इसके दिशा से थोड़ा सा हटके हम लोग प्रोजेक्ट करें। मान लीजिए कोई ऐसे हम गेंद फेंके, कोई वस्तु को हम ऐसे प्रोजेक्ट किए गए, तो ऐसे ये जाएगा और पुनः फिर उसके बाद ये यहां पहुंच जाएगा, इसी तल में आकर वो मिलेगा, इसी तल में आकर मिलेगा, ठीक ना। तो अगर हम मान लेते हैं सपोज दैट ये क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रोजेक्ट किया गया, कितने पर, थीटा कोण पर बनाया गया, थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया, ठीक है। अब इसकी अगर हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u हो, प्रारंभिक वेग u, तो यहां देखना है कि ये वेलोसिटी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होगा इसका, एक क्षैतिज कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, दो भागों में डिवाइड होगा। आपको रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप चाहिए उसको अच्छे से देखिए, आपका फुल कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा कि रेजुलेशन उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, वो रिजॉल्व कैसे होता है, दो घटकों में कैसे टूटते हैं। और हमने बताया मैक्सिमम जो है, जो क्षैतिज से होगा, क्षैतिज वाला घटक वो काश के साथ होगा, अर्थात जो थीटा जिसके साथ बना है वो काश के साथ होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन के साथ होता है। एक दो कंडीशन ऐसे भी बताए गए हैं, अगर इंक्लाइनेशन में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर वाला ही साइन हो, वो काश भी होता है। आप नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आइए तो हम लोग इसको तोड़ते हैं दो घटकों में। तो ये नीचे वाला घटक जो होगा वो u x जो है, और ये तुम्हारा क्या है, u y है, अर्थात तो y एक्सिस वाला u y और x एक्सिस वाला u x है। अब आइए इसकी वैल्यू क्या होगी, u x, यही u टूटेगा दो भागों में, तो ये u थीटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा u sin थीटा, ठीक ना। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दो घटकों में टूट गया, ठीक। तो एक घटक इधर ले जाने का प्रयास करेगा, एक घटक ऊपर, तो दोनों में आपस में क्या है, दोनों में लड़ाइयां होंगी कि हम नहीं, हम इनको खींच के ले जाएंगे इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ये सोचेगा हम अपनी तरफ ले जाएं,
तो ये तो बहुत असमंजस में फंस गया, किधर जाए। ये कह रहा नहीं इधर चलो, हमारी तरफ चलो, ये कह रहा है हमारी तरफ चलो। तो ये कहता भाई हम ना तो आपकी तरफ चलेंगे ना तो इनकी तरफ चलेंगे, हम बीच का एक कोई माध्यम मार्ग निकाल लिया, वो बीच से जाएगा। अर्थात ना तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना तो सीधे ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर जा रहा है, ये बीच से जा रहा है। यहां पहुंच गया। फिर यहां जब पहुंचा तो फिर ये कंपोनेंट तो इधर काम कर रहा है, ये कंपोनेंट इधर काम कर रहा है। अर्थात ये तुम्हारा एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट कह रहा ना। फिर यहां भी वही प्रेशर वही फोर्स लग रहा है, वही कह रहा नहीं आप हमारी तरफ चलो, ये कह रहा नहीं हम हमारे परपेंडिकुलर चलो। लगातार यही दोनों में झगड़े चल रहे हैं। नहीं कह रहा लेकिन हम चलेंगे नहीं किसी की तरफ से, हम बीच से ही जाएंगे। तो यहां से ये पहुंच गया, यहां पहुंच गया। फिर यहां एक कंपोनेंट, फिर यहां देखिए यू एक्स लग रहा है, ये यू आई। ठीक। अब हम ये भी कह रहा है डिफिनीशन, ये कह रहा है कि डायरेक्शंस इसमें डायरेक्शंस चेंज होते हैं। वक्र पथ पर कोई मोशन होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, बदलेगा। अर्थात ये अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये u की जगह तुम्हारा क्या v हो जाएगा। अब बदल रहा है। अब एक चीज और देखिए, यहां पहुंच गया, आप लोग धैर्य से देखिए सब कुछ समझ में आएगा। यहां से जब चला होगा तो क्या आप जानते हो ये एक्स एक्सिस वाला जो है यू एक्स, इसके अपोजिशन में कोई एक्सीलरेशन लग रहा है? ये इधर जा रहा है, कोई एक्सीलरेशन लग रहा है? नो, कोई नहीं लग रहा है। इसके अपोजिशन में कोई है ही नहीं है। तो इसका मतलब है यहां जो इधर वाला जो कंपोनेंट है विदाउट एक्सीलरेशन है, विदाउट अपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन। यहां कोई इसका अपोज नहीं कर रहा है। इसका मतलब जहां पे त्वरण क्या है, जीरो है। तो जीरो होने का मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो जो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब एक्सीलरेशन आपका जीरो है, कुछ लग ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया। तो ये आपका जो क्षैतिज घटक है ये आपका कांस्टेंट हो गया। अर्थात ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब आप लोग जानते हो डीवी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी करोगे तो कांस्टेंट टर्म का जीरो आता है। तो जीरो एक्सीलरेशन अगर जीरो आ गया तो कहने का मतलब है वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो गया। समझ में आया? तो कांस्टेंट इस पर कोई अपोज नहीं कर, लेकिन जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर जा रहा ऊपर की तरफ वो घटक, उस पे तो आपका क्या होगा, उस पे तो आपका लग ही रहा ना, अंडर ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। जो नीचे की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्री फ्रॉम है, वो उस पर कुछ नहीं लग रहा है, वो एक नियत वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका मान तो घटेगा ना, ऊपर जाएगा। यहां से मान लीजिए अगर इसकी वेलोसिटी अगर रहा होगा, अगर हम मान लेते हैं कि जो ये कंपोनेंट है वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ये धीरे धीरे यहां जाएगा तो कम होगा, और यहां पहुंचेगा और कम हो जाएगा, यहां पहुंचा तो जीरो हो जाता है। लेकिन अब यहां कहते हो v इक्वल टू जीरो एट ए मैक्सिमम हाइट। ये क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। जब कोई चीज प्रोजेक्ट की जाती है तो वो एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है, फिर वहीं से वापस आ जाता है। अर्थात यहां से यहां पहुंचा, फिर वहां से यहां आ गया, क्षैतिज तल के एक ही तल में आकर वो मिला। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं कि वो A1 रहा होगा, अगर मान लीजिए इसका वेलोसिटी या कुछ मान लो, अगर इसको मान लो हम मान लेते हैं 3, अब इससे कम होगा, यहां पहुंचा,
एक और बना लेते हैं हम यहां 3, यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी, और कम हो गया। क्यों? कौन सी वेलोसिटी कम हो रही है? कौन सी वेलोसिटी कम हो रही है? परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्यों नहीं कम हो रही? क्योंकि इसके अपोजिशन में इसका कोई अपोज करने वाला नहीं, इसका कोई विरोध करने वाला नहीं, तो इसलिए वो कांस्टेंट है। तो उसी से जो यहां था वही यहां रहेगा, वही यहां रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन ये परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर जो है घटक वो कम हो जाएगा, 3 रहा, 3 के बाद ये 2 आ गया, 2 के बाद और कम हो जाएगा, 1 हो गया, 1 होने के बाद यहां पहुंच गया तो इसका घटक ये देखिए क्षैतिज घटक तो वही रहेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया? है ही नहीं है, 0 हो गया। इसीलिए नहीं बनाए हैं, यहां बना, कहां क्यों बनेगा जब 0 हो गया? तो मैक्सिमम हाइट पर पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट व्हाट विल बी द कंपोनेंट विल 0? कौन सा कंपोनेंट 0 होगा? परपेंडिकुलर वाला ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा, नहीं तो ये और ऊपर जाता, ये और ऊपर जाता ना। क्यों यहीं तक रह गया? क्योंकि देखिए ये कहता है हम अपनी तरफ ले जाएंगे, ये कहता है हम अपनी तरफ ले जाएंगे, फिर इन दोनों में झगड़ा होता ना, दोनों में रस्साकसी हो रही है, फिर ये कहता नहीं हमारी तरफ चलो, ये कहता नहीं हमारी, तो वही क्या है, इन दोनों के झगड़े से वो ऑब्जेक्ट कहता ना हम बीच से चलेंगे, तो बीच से जाने लगा, ना इधर जा रहा है ना इधर, लेकिन दोनों लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये इधर भग रहा है, उधर भग रहा है, यहां पहुंच गया। लेकिन यहां पहुंचने के बाद ऊपर वाला तो खत्म हो गया, 0 हो गया। अगर 0 ना होता तो ये जो यहां गया ये और वक्र है और ऊपर जाता। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि एट मैक्सिमम हाइट व्हिच कंपोनेंट विल 0? कौन सा होगा, कौन सा कंपोनेंट? तो कहोगे परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर घटक, अर्थात Vy 0 होगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट तो रहेगा ही ना। अब ये देखिए यहां पहुंच गया, ये फिर इधर खींचना शुरू किया, ठीक ना। तो अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां फिर यहां मान लीजिए अब ये क्या होगा, एक नीचे की तरफ होगा, एक इधर होगा, ठीक। फिर यहां मान लीजिए ड्रा कर लें, ये ऐसे आएगा और फिर यहां पहुंच गया। अब देखिए क्या होगा, पहले 3 उससे कम हुआ क्योंकि अंडर ग्रेविटी, जी नीचे की तरफ, -g लग रहा है नीचे की तरफ, फिर और ये 2 हो गया, फिर उससे कम हुआ, यहां ये 0 हो गया। फिर जब यहां से चला तो अब तो जी नीचे लाएगा ना, जी लाएगा, फिर बढ़ेगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा वेलोसिटी, फिर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा अपोजिशन है, इसका कोई अपोज करने वाला नहीं, तो कांस्टेंट वैसे रहेगा। फिर एट लास्ट यहां जब आएगा तो जिस वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट किए थे वही वेलोसिटी हमारी मिल जाएगी। समझ में आ कि नहीं आया? तो आशा करते हैं कि जो हम ये कंपोनेंट, ये रिजोल्यूशन रिजॉल्व किए हैं कंपोनेंट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना। तो अब हम लोग इसी के आधार पर इस फिगर से हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में तुम कह सकते हो कि मैक्सिमम हाइट पर क्या हुआ, अगर हम यहां पॉइंट रख दें, अगर यहां पॉइंट हम m रख दें और यहां n रख दें, ये पॉइंट n, तो m से n जाने पर परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था वो डिक्रीज हो रहा था ना। अरे 3 से 2, 2 से 1, फिर 0 हो गया, और ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब m के बाद अगर m रखें n, यहां अगर हम रख दें p, फिर जब n से p की तरफ आया फिर ये बढ़ने लगा। कौन सा कंपोनेंट बढ़ा, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थात ऊर्ध्व घटक जो है ऊर्ध्वाधर। अभी नीचे जी तुम्हारा तो इधर है ना, तो ये इसको बढ़ाएगा, पहले 1 था उससे ज्यादा हो गया, फिर उससे ज्यादा हो गया, एट लास्ट 3, देखिए 3 से हम जिससे प्रोजेक्ट किए थे वही हमें मिल गया। समझ में आ कि नहीं आया? तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई चीज प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट ऐसा करें कि परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो उसके बियॉन्ड करें, उसके दिशा से कुछ डिफरेंट करें, तो वो क्या करेगा, वक्र पथ पर गति करेगा, वो रेखीय नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। तो इसी को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी मतलब वक्र पथ वाले क्या हो गया कि अगर हम लोग वक्र पथ वाला मोशन की बात करेंगे तो वो उसी का एक उदाहरण है प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो उसी के बारे में हम लोग कंपोनेंट यहां से थ्रो किए थीटा एंगल पर, तो इसके दो घटक हुए, देख लो। फिर यहां देखे ये जी इसको नीचे डाउन कर रहा था, अपोज कर रहा पोजीशन में है, कम किया, 3 से घटकर 2 हो गया, 2 से घटकर 1 हो गया, यहाँ एट लास्ट 0 हो गया मैक्सिमम। तो हम इसको कह सकते हैं एट ए मैक्सिमम हाइट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड टू पी आने पर वो इंक्रीज करेगा, इधर आने पर वो क्या फिर बढ़ रहा, 1 के बाद 2 के बाद 3। समझ में आ गया कि कोई डाउट नहीं ना। अब इसी पे हम लोग निकालेंगे कि प्रोजेक्ट करने पर वो कितना मैक्सिमम हाइट गेन किया और पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ में कितना समय लगा, जिसको बोलते हैं उड्डयन काल। फिर देखेंगे जिस बिंदु से जहां से प्रोजेक्ट किया गया था क्षैतिज में कितना वो दूरी कवर किया है, वो क्या क्षैतिज डिस्टेंस जो निकालेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, उसको रेंज बोलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसका हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं प्रक्षेप का पथ। पहले निकालें प्रक्षेप का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पथ कैसा है, ये वक्राकार है, लेकिन वक्र में कौन सा क्या है, ये हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स मैथ में पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा पथ पैराबोलिक है, लेकिन हम निकालें पैराबोलिक ऐसे कहने से नहीं होगा कि पैराबोलिक है। हम लोग जाने तो कि पैराबोला होता क्या है, परवलय क्या होता है। तो हम लोग ये निकाले प्रक्षेप का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जब यहां से हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी u, माना अगर हम लोग जब प्रोजेक्ट किए तो इसका मान लीजिए प्रारंभिक वेग, माना प्रारंभिक वेग इसका, माना प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, और वो क्षैतिज से कितने कोण पर, कितने अंश पर ये प्रोजेक्ट किया गया, तो थीटा कोण पर, ठीक ना। प्रक्षेपण कोण जिसे बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा हो गया। अब u के दो घटक तोड़े गए, इसी वेलोसिटी के दो घटक, और हम बताएं कि वो पहला क्या था, ux माने क्षैतिज घटक, और क्षैतिज हमेशा कॉस के साथ करते हो, तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा, और ui कंपोनेंट जो हुआ ये परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर, तो ये हो जाएगा आपका u sin थीटा। ये u sin थीटा हो गया, दो घटक हो गए। कि हम मान लेते हैं कि माना लेट अस कंसीडर इन टाइम t समय में हम निकालते हैं कि उसका क्षैतिज विस्थापन कितना हुआ। अब आप लोग देख रहे हो यहां बताया गया कि जो क्षैतिज कंपोनेंट है इसका कोई अपोजिशन करने वाला नहीं है। ये क्या है, जब अचर त्वरण है, त्वरण मतलब जीरो है, तो एक्सीलरेशन है ही नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है हम निकाल लें जब वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा है तो t समय में क्षैतिज विस्थापन पहले निकालें, द डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल इन टाइम t समय में हम लोग क्षैतिज विस्थापन निकाल लें, t समय में क्षैतिज विस्थापन निकाल लें, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, तो क्या होगा विस्थापन, मान लीजिए हम x एक्सिस x मान लेते हैं, x इक्वल टू कितना होगा, वेलोसिटी इनटू दूरी, विस्थापन बटा क्या होता है, विस्थापन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है, क्या होता है, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम लोग क्या निकालें, वेलोसिटी। तो अब क्षैतिज की बात कर रहे हैं तो क्षैतिज वेग रखेंगे कि ऊर्ध्वाधर वेग रखेंगे, क्षैतिज वेग रखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ux है, ux इंटू टी, ux का मान क्या है, u cos थीटा है, तो हम लोग u cos थीटा रख दे हैं, u cos थीटा इंटू टी x आ गया। ये देखिए आपका क्षैतिज विस्थापन आ गया। हम स्मॉल t समय में क्षैतिज विस्थापन याद कर लिए। अब क्या करेंगे, उसी समय में स्मॉल t ही समय में, तो स्मॉल t समय में हम लोग
परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें। लेकिन अब परपेंडिकुलर की बात करोगे तो कहोगे यहां तो आप अंडर ग्रेविटी की बात करें, यहां गुरुत्व लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि प्रीवियस क्लास में क्या है कि जब कोई चीज अपवर्ड फेंकी जाती है तो वो अंडर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वहां क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो तीन फार्मूले थे, क्या था, v इक्वल टू u माइनस जी टी, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब उसी पर हम लोग t समय में निकालें तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो ये सूत्र आपका होता है फार्मूला h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रहा है। तो अगर ऊपर फेंका जाता तो यहां प्लस होता फार्मूले में। तो अब आइए इसमें रखिए u कौन सा रखा जाएगा, हम लोग परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, हम लोग ऊर्ध्व की घटक की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्व घटक हमारा ui है, ui और इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया h बराबर। अब ui रखें, ui इक्वल टू u साइन थीटा है, तो यहां हम क्या रख देंगे, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा मिल गया ऊर्ध्वाधर विस्थापन मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। यहां से हम लोग t की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। अब यहां से हम t की वैल्यू यहां ले आए, t इक्वल टू हो जाएगा x अपान u cos थीटा, t इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया, t इक्वल टू है x अपान यू cos थीटा। तो ये t इक्वल टू टी का मान हम यहां रख देंगे, यहां भी t है, यहां भी t है, t रखे तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा u साइन थीटा इंटू t का मान क्या है, x अपान यू cos थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू x अपान यू cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये सोच रहे हो या ही रख रहे हैं, हाइट हम लोग परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल की बात किए तो x रखे, परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ h इक्वल टू y रख देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू u साइन अपान, देखिए u तो आपका कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल हो गया, साइन अपान कॉस अर्थात x tan थीटा हो गया, x साइन अपान कॉस tan थीटा होता है, x है, x tan थीटा माइनस हाफ जी और u स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपान u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका मिल गया। तो आया क्या, y इक्वल टू आया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आया। तो ये हमें मिला कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन मिल गया, ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो मिला, और हमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन में देखिए ये x में क्वाड्रेटिक है और y में क्या है, लीनियर है। तो x का अगर कहें क्वाड्रेटिक माने x में 2 घात हो और y में 1 घात हो, तो ये इक्वेशन पैराबोला को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि पैराबोला के 4 इक्वेशन होंगे, परवलय के 4 इक्वेशन होंगे। उसको आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ये भी पैराबोला का ही इक्वेशन है, और होता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये भी उसी का होता है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये चारों इक्वेशन पैराबोला के हैं। तो अगर किसी में x में 2 घात और y में 1 घात मिले तो ये पैराबोला को सेटिस्फाई करता है, अर्थात जो हम लोग का प्रक्षेप का पथ आया, प्रक्षेप का पथ निकाल लिए, यही हमारा प्रक्षेप के पथ का फार्मूला इक्वेशन आ गया है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये सेटिस्फाई कर रहा है पैराबोलिक पाथ को, माने पैराबोलिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात हमारा प्रोजेक्शन पाथ ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो पैराबोलिक
पैराबोलिक होगा और उसका इक्वेशन ये होगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आपसे पूछेगा कि व्हिच टाइप ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्शंस, तो कहोगे पैराबोलिक पाथ, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना होगा, पैराबोलिक इक्वेशन लाना होगा। तो आप इस पैराबोला प्रक्षेप की गति में पाथ ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, समझ में आया? ठीक है, तो फिर इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग आगे निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आइए हम लोग अब प्रक्षेप का उड्डयन काल निकालते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन में प्रक्षेप का उड्डयन काल मीन्स होता क्या है? फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स होता क्या है कि जब कोई पिंड प्रक्षेपित किया जाता है और वह अपने परवलयाकार पथ के अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर और फिर वहां पुनः धीरे धीरे फिर वो अपने जब समतल के, जिस समतल से वो प्रोजेक्ट किया गया था उस समतल तक आ जाए, तो टोटल जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो एम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एन उसका अधिकतम बिंदु है, तो एम से एन तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लेता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर लिखिए, हाँ माना लेट अस कंसीडर स्मॉल टी टाइम a body reach to point M to point N. The time taken by a body point M to N कितना लेता है? पॉइंट M से N तक पहुंचने में स्मॉल t समय लेता है। तो यहां लिखिए माना स्मॉल t समय में पिंड या वस्तु लिख लो या पिंड ही लिख लो, ऑब्जेक्ट पिंड बिंदु M से बिंदु M, ये M है, M से अधिकतम ऊंचाई पर बिंदु N पर पहुंचता है। तो अगर स्मॉल टी समय में यहां से जब प्रोजेक्ट किया गया तो यहां से यहां तक आने में, इतने समय में पहुंचने में अगर वो स्मॉल टी समय लेता है, और यहां आप जो जानते हो इस जो u इनिशियल वेलोसिटी u है उसका जो कंपोनेंट था, यहां देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ 0 था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ इस पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं? टाइम। तो अब ये फार्मूला लगेगा v इक्वल टू u माइनस gt। ये फार्मूला आप लोग जानते हो अंडर ग्रेविटी में। तो v इक्वल टू u माइनस gt पर रखेंगे। तो यहाँ क्या है? v आपका क्या है? 0 है, क्या है ये? 0। और u आपका क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस gt। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ क्या किए कि दो कंपोनेंट में डिवाइड किए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स हो गया ऊर्ध्वाधर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो हम किए तो वो यू वाई हुआ, वो यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा था। और यू साइन थीटा यहाँ जाकर अंतिम पे मैक्सिमम ऊंचाई पर ये 0 हो गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ऊर्ध्वाधर, तीनों चाहे जो कहो, वो आपका 0 हुआ। केवल हॉरिजॉन्टल था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में उसका कोई विरोध करने वाला नहीं था और जो है एक्सीलरेशन उसमें कुछ लग ही नहीं रहा था, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो वो वेरी नहीं किया। लेकिन ये क्या हुआ कि हमारा जो परपेंडिकुलर था यहां जाकर वो 0 हो गया। नहीं तो अगर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर हमारी 0, ऊर्ध्वाधर वेग अगर 0 ना होता तो ये शायद और ऊपर जाता, यहां पहुंचता और ऊपर पहुंच जाता, इसलिए 0 है। तो अब हम लोग क्या कहें कि यहां से यहां तक जब पहुंचा तो उसका जो हम केवल
कंसीडर करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो u तो वर्टिकल u sin थीटा था और अंतिम इसका क्या हुआ, 0 हुआ, तो v मींस होता है अंतिम वेलोसिटी, तो हमने अंतिम वेलोसिटी को 0 कह दिया, इनिशियल वेलोसिटी को u sin थीटा और माइनस gt कह दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको प्रक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा gt इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा और t इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा अपान g। अब ये देखिए आपका मिल गया कि प्रोजेक्ट पॉइंट से, जहां से हम प्रोजेक्ट किए हैं, जहां से प्रक्षेपित किए हैं, वहां से और अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय मिल गया। माना t समय में पिंड बिंदु m से अधिकतम ऊंचाई बिंदु n तक पहुंचता है, ठीक ना, t समय लिया, तो अब हम इसी फार्मूले पे समय निकाल लिए। और हम ये भी जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगा है उतना ही उसके समतल के उस बिंदु तक आने में समय लगेगा, दोनों समय बराबर होते हैं, अर्थात अब यहां से यहां तक आने में भी जो समय लगेगा वो स्मॉल t ही होगा। अतः क्या हो जाएगा, बिंदु m से बिंदु p तक ट्रेवल करने पर, ट्रेवल माने पैराबोलिक पाथ पर जितना, द टोटल टाइम ट्रेवल ऑन द पैराबोलिक पाथ इज नोन एज फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब उड्डयन काल वह है कि प्रक्षेपण बिंदु से और समतल के उस बिंदु तक आने में लगा कुल समय क्या कहलाता है, उड़ान का समय या उड्डयन काल कहलाता है। द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन ए पैराबोलिक पाथ इज नोन एज फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब है जहां से हम फेंके और उसी समतल के, उसी तल पर आने में लगा टोटल समय, तो टोटल समय तो हम डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते थे, पहले क्या किए, पहले बिंदु m से अधिकतम ऊंचाई तक कितना समय लगा हम उसको कंसीडर कर लिए कि लेट अस कंसीडर द टोटल टाइम टेकन बाय द एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट m टू पॉइंट n। n is the maximum height to gain by the object। ये क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा मैक्सिमम ऊंचाई गेन किया गया है, तो इस पर हम लोग निकाल लिए, तो ये जब निकल गया तो वही जितना ही समय यहां से यहां तक लगा है उतना ही समय यहां से यहां तक लगेगा। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अतः उड्डयन काल बराबर, अतः उड्डयन काल कहो चाहे उड़ान का समय कहो, एक ही है, उड़ान का समय, या कह सकते हो फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक ना, प्रोजेक्टाइल। तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई टी, अर्थात 2 इंटू यू साइन थीटा अपान जी। अब इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल टी से, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग अगले पायदान की तरफ बढ़ते हैं कि जहां से प्रोजेक्ट किए हैं वो कितनी अधिकतम क्षैतिज तल में कितनी दूरी पर जाकर वो गिरेगा, कहां पे पहुंचेगा, तो रेंज उसको कहते हैं। तो अब हम लोग रेंज की बात करेंगे, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर। प्रक्षेप का परास होता क्या है, मतलब उड़ान के समय पिंड द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी, उड़ान के समय अर्थात उड्डयन काल के समय पिंड द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा, वस्तु द्वारा कुल तय की गई क्षैतिज दूरी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्षैतिज दूरी क्या होती है। m से प्रोजेक्ट किया गया और p तक पहुंचा, तो ही हमारे कुल क्षैतिज दूरी हो गई। अर्थात पूरे उड़ान के समय, उड्डयन काल के समय, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के समय जितना दूरी क्षैतिज दूरी तय किया है उसी को कहते हैं प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब क्षैतिज की बात हो रही है, तो क्षैतिज की बात हो रही है तो क्षैतिज वेग की बात करें लो हम, ठीक ना। क्षैतिज वेग की बात करेंगे तो उड़ान के समय अर्थात द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन
फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करेगा फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, अर्थात उड्डयन काल के समय जितना जो है वो क्षैतिज दूरी कवर करेगा उसी को क्या कहेंगे, प्रक्षेप का परास। तो लिख सकते हैं उड़ान के समय में पिंड द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी क्या कहलाएगा, प्रक्षेप का परास कहलाएगा, प्रक्षेप का परास कहलाता। अर्थात रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक ना। तो हम लोग अब इसकी वैल्यू निकाले। उड़ान के समय पिंड द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी प्रक्षेप का परास कहलाता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो आइए अब उड़ान का समय, हमें उड़ान का समय पता है। उड़ान का समय माने कैपिटल टी बराबर, अभी आप लोग देखें कैपिटल टी बराबर आया क्या, 2u साइन थीटा अपान जी आया, यही आया। इस समय में क्षैतिज दूरी जितना तय किया गया उसी को कैपिटल आर अर्थात रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल टी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब क्षैतिज की बात हो रही है तो हम लोग क्षैतिज का काम करेंगे। क्षैतिज वाला वेग क्या है, यहां देखिए यूएक्स है, अर्थात यूएक्स इंटू कैपिटल टी। अब यहाँ यूएक्स की वैल्यू रखेंगे, यूएक्स क्या है, यू कास थीटा है, यू कास थीटा। आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यूएक्स इक्वल टू यू कास थीटा, कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी। अब देखिए क्या हो गया, यू से मल्टीप्लाई होगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान जी। आप लोग जानते हो, हाई स्कूल में पढ़े हो, ये क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। कहने का मतलब देखिए आर आपको मिल गया, आर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये आपको मिल गया कि उड़ान के समय में ऑब्जेक्ट द्वारा कितना क्षैतिज दूरी तय की गई है, अर्थात ये क्षैतिज जो दूरी है यहाँ एम से पी तक, यहाँ लिख सकते हैं उड़ान के समय पिंड द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी प्रक्षेप का परास कहलाता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, एम से एम पी, यही तो पूरी दूरी है इस फिगर के अनुसार। तो हम क्षैतिज ये निकाल लिए क्या, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसमें थोड़ा सा टर्म कंडीशन आता है कि कभी आप लोग जानते हैं कि जैसे भाला फेंक नीरज चोपड़ा अपने इंडिया में स्वर्ण पदक जीत कर लाए थे, तो वो अब इसमें क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, थ्रो फेंकना है, कभी कहते हैं हमें कितना जो है हम कितनी अधिक दूरी फेंकें, तो उस किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें। अगर आप एंगल को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एंगल को घटा दें तो कितनी दूरी जाएगा, कम दूरी जाएगा कि ज्यादा दूरी जाएगा। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं, किस एंगल पर हम प्रोजेक्ट करें कि अधिक से अधिक दूरी जाए, अधिक से अधिक रेंज वो हम प्राप्त करें, तो हम उसका आर मैक्स निकालते हैं। तो अगर हमें आर मैक्स निकालना होगा, आर मैक्स मैक्सिमम, रेंज को मैक्सिमम करना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू साइन 30 इक्वल टू 1/3 अर्थात 1 का आधा, 45 का होता है 1/√2 और कम हो गया, 60 का मान 1/√3, 90 का मान मैक्सिमम होता है। साइन मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और वो 1 कब होगा, इस फार्मूले में देखिए, अगर थीटा हम यहाँ 45 रख दें, 45 वैल्यू रख दें, तो ये 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो अर्थात अगर हम
यहां लिखे इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये हमारा आर मैक्स निकल जाएगा। आर मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 डिग्री अपान जी, अर्थात ये आर मैक्स यही आ जाएगा आपका, आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, आपको बहुत दूरी तक फेंकना है, तो अपने हाथ को एट 45 डिग्री पर ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए, तब आपकी जो है बॉल या आपका भाला जो भी आपको प्रोजेक्ट करना है, आपको अधिक दूरी तक फेंकना है, तो आपका एंगल 45 होगा, तो वही मैक्सिमम रेंज कहलाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर कोई भी प्रकार का न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक ना। तो आइए अब हमारे पास केवल एक प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल एक टॉपिक और बचा है कि द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया, प्रक्षेपित किया गया, वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, उसकी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए कौन सा फार्मूला होगा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग मैक्सिमम हाइट की गणना करते हैं। तो आइए हम लोग प्रक्षेप की ऊंचाई की गणना करते हैं। और प्रक्षेप की ऊंचाई होता क्या है कि जब हम लोग किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, तो पाथ के उच्चतम बिंदु पर, मतलब पाथ के उच्चतम बिंदु को मैक्सिमम हाइट को ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाता है, वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो अब हम लोग इसकी गणना करें। तो आप देखिए, हम जब इसको ड्रा कर रहे थे तो बताइए मैक्सिमम पॉइंट है, और मैक्सिमम पॉइंट पर आप देखे थे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वहां भी जीरो नहीं थी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी वहां जीरो हो गया था। तो अब हम लोग अंडर ग्रेविटी की ही बात करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि होता क्या है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। ये अंडर ग्रेविटी में जो हम लोग अपवर्ड कोई ऐसे बॉल या गेंद को फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वो अंडर ग्रेविटी में ये साइन प्लस की जगह माइनस हो जाता है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। आइए अब इस पर हम लोग गणना करते हैं कि u आपका जो है u मींस हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स थे, एक हॉरिजॉन्टल था u cos थीटा, एक वर्टिकल वेलोसिटी था u sin थीटा। तो आइए अब हम लोग u तो हमारा पता हो गया, u x से जो होगा वो वर्टिकल वाला u cos थीटा होगा, u sin थीटा होगा, u sin थीटा। लेकिन जो ये u इनिशियल है, तो अर्थात x नहीं होगा, ये जैसे वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो uy, ये इनिशियल uy इक्वल टू u sin थीटा। लेकिन यही इनिशियल वेलोसिटी एट ए मैक्सिमम पॉइंट पर जीरो हो गया था, अर्थात ये जो v होगा vy, ये आपका जीरो। तो चलिए हम लोग इस पे वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, u आपका u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। ठीक, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh हो गया, इधर जीरो हो गया। ट्रांसफर कर दो, 2gh इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें h चाहिए, हाइट चाहिए, कह रहा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। तो इसी पे रखिए h इज इक्वल टू h क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये आपका मिल गया, क्या h मिल गया, ऊंचाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कंडीशन इसमें लगाते हैं कि अगर हमें, जैसे कोई धावक होता है, कहीं जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप की बात होती है, लॉन्ग जंप की नहीं। लॉन्ग जंप में तो वही चीज कि हमें लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं, हमें अधिक रेंज कवर करना है, अधिक दूरी तक जाकर गिरना है, बहुत ज्यादा कवर करना है, तो एट 45 डिग्री। अभी बताएं, अगर हमें हाई जंप करना है, हाई जंप, तो हम क्या करें, किस एंगल पर अपने आप को जंप करें कि अधिकतम ऊंचाई तक कूदें, अधिकतम ऊंचाई को हम लोग छू लें। तो इसके लिए आइए निकालते हैं एच मैक्स कैसे होगा। आप लोग को फिर पता है एच मैक्स के लिए यहाँ कितना होना चाहिए। अगर हम साइन 30 रख दें तो 1/2 हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी तो 2 से डिवाइड होगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ 45 रख दें तो 1/45 रखेंगे, स्क्वायर होगा तो 1/2 आएगा। अगर 30 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब थीटा 30 भी नहीं रखें,
45 भी नहीं, 60 रखेंगे, √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा, तब भी 4 से डिवाइड तो होगा ही ना कुछ तो कम कर देगा ही कर देगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग 90 रख दें तो sin 90 का मान 1 होता है और 1 से स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कोई हमें इस वैल्यू को, इस कांस्टेंट वैल्यू को, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि u आपका फिक्स हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपका फिक्स हो गया, और g तो ऑलरेडी आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ऑलरेडी 9.8 होता है, फिक्स होता है। तो ये दोनों तो एज ए लाइक ए कांस्टेंट टर्म, बट वेरिएबल टर्म आपका क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा अर्थात थीटा को वेरी करा सकते हो, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, so on so forth, तुम आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हम जानते हैं 30 करेंगे तो 1/2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का 1/4 आ जाएगा। तो u²/2g को डिस्टर्ब करेगा 1/4, 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो घटना ही घटना है, तो इसका मतलब गुना रखा जाए। 45 रखेंगे, 45 मीन्स 1/√2 होता है, और 1/√2 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/2, अर्थात ये जो u²/2g है उसका 1/2 करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम 60 रख दें, 60 का मान, sin 60 का मान √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा। फिर वही u²/2g, 2g को 3/4 से करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन 4 से तो डिवाइड करेंगे ना, फिर वैल्यू घटकर कम हो जाएगी। तो हम किस थीटा, किस एंगल क्या होना चाहिए जिससे ये वैल्यू डिस्टर्ब ना हो, तो अर्थात sin थीटा = 90 डिग्री। 90 रख देंगे तो 90 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात h max आपका हो जाएगा h maximum थीटा = 90 डिग्री, अर्थात u² sin 90 का होल स्क्वायर कर दीजिए 2g, अर्थात u²/2g, इसका मान 1 हो गया, ये h max आ गया, h max आ गया, h max हो गया आपका u²/2g। तो कहने का मतलब ये मैक्सिमम अगर आपको हाइट निकालना है तो ये फार्मूला यूज करोगे। और अगर आपको कहीं जंप करके, अगर आपको जंप में हाई जंप में आप अधिकतम ऊंचाई को टच करना है तो आप किस एंगल से कूदना चाहिए, 90 डिग्री। आप ऊर्ध्वाधर जाकर वहीं तुरंत जो है 90 डिग्री पे जंप कर जाओ अधिकतम ऊंचाई। अगर उससे कम ज्यादा किए तो फिर आप जो है अधिकतम ऊंचाई को टच नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें लंबी कूदना है तो एट 45 डिग्री, और अगर हाई जंप कूदना है एट 90 डिग्री, वी कैन टच द मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट वी गेन। समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन आपका खत्म हो गया है, आप वेक्टर चैप्टर फिनिश कर चुके हो। अब अगला चैप्टर जो है, अगला सेक्शन आएगा और संभवतः चैप्टर 5 होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल्स जो होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा और न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक ना। तो अब आशा करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।